हम सब का टॉपिक चल रहा था अनुसंख्य गुणधर्म। कौन सा अंक है? अनुसंख्य गुणधर्म, जिसको बोलते हैं कोलगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलगेटिव प्रॉपर्टीज में हमको 4 पार्ट पढ़ना था, जिसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, 1 पार्ट आज कंप्लीट होगी। 4 पार्ट में पहला पार्ट कंप्लीट हुआ क्या? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जिसको हम बोले थे RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा कल का क्लास जो हम सबका हुआ वो था क्वथनांक में उन्नयन, अंग्रेजी में उसको बोले थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो है हिमांक में अवनमन। एकदम उसी से रिलेटेड, सब चीज वही है, थोड़ा सा थ्योरी में चेंजिंग है। हिमांक में अवनमन, डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अनुसंख्य गुणधर्म अर्थात कोलगेटिव प्रॉपर्टी से कोई एक आ जाएगा आपको प्रूफ करने के लिए, या उस पर न्यूमेरिकल दे सकता है। तो चारों में से जो चारों पढ़ाएंगे उसमें चारों को एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा, एक एग्जाम में आ जाएगा 5 नंबर का छूट जाएगा। अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और बहुत इजी टॉपिक है, एक दूसरा से रिलेटेड है। हम तो पढ़ ही रहे हैं कि वाष्पशील विलायक में जाके घुलता है, तो आखिर में वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो उसके लिए पहले एक पढ़ा है, उसके बाद पढ़ा है, आज जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है ये हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलो, यह है हिमांक में अवनमन। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो टॉपिक कल स्टार्ट किए थे उसी टॉपिक से फिर चलते हैं। चलिए, एक कंटेनर है, सुनिएगा, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में शुद्ध विलायक है। इस कंटेनर में क्या है? शुद्ध विलायक है। बताइएगा, यही है शुद्ध विलायक। जब इसको हम टॉप दे रहे हैं तब इसका वेपर प्रेशर जो निकल रहा है ये होगा P0A। अगर A मानते हैं तो, A मानते हैं तो, अगर A शुद्ध विलायक है तो P0A, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ भी हम लेके चलते हैं, देखना यहां पर लेके चलते हैं ग्राफ भी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना टेम्परेचर है और इधर जो है वेपर प्रेशर है। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ है। अच्छा, एक बात बताना, जब शुद्ध विलायक में ताप दे रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, तब उसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, बढ़ेगा। चलो उसका ग्राफ हम ऐसा ले लेते हैं, ऐसा है ग्राफ। समझ गए? क्या कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। ये किसका ग्राफ है? और इसको थोड़ा सा सीधा कर लो, इसको ऐसे कर दो, ऐसा ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? तो शुद्ध विलायक का। किसका ग्राफ है? शुद्ध विलायक का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, जैसे ही शुद्ध विलायक में, समझिएगा, शुद्ध विलायक में ऊपर से अवाष्पशील विलेय डाल रहे हैं, अवाष्पशील विलेय डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये पहले से शुद्ध विलायक था, ऊपर से वाष्पशील डाल दिए, अवाष्पशील। तो क्या होगा? जो वेपर निकल रहा होगा उस पे जैसे ही आया होगा तो ये वेपर प्रेशर कुछ हुआ होगा, नीचे आके बैठ गया होगा। अवाष्पशील विलेय नीचे आके बैठ गया होगा, नहीं, एकाएक इसका वेपर कम होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कम होगा। सोचो कि जब इस कंटेनर में ऊपर से अवाष्पशील विलेय को डाले
तब उसका वेपर कमा, और जब वेपर कमा तो वेपर प्रेशर भी कम गया, वेपर प्रेशर भी कुछ हो गया, कम गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान देना, देखो जब शुद्ध विलायक में हम डाले हैं अवाष्पशील विलेय को तो उसका वेपर प्रेशर कम गया, तब वेपर प्रेशर नीचे घट गया, तब घट के यहां पर ऐसे आ गया होगा, समझे? ये घटा, अब फिर नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं तो धीरे धीरे वेपर उठ रहा है। क्या उतना ही तेजी से उठेगा जितना शुद्ध विलायक में था? नहीं, क्योंकि यह वाष्पशील विलेय है, जल के कण को चाहते हुए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विलयन का भी वाष्प दाब को हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या ग्राफ में कोई दिक्कत है इसमें? अब कहता है क्या हिमांक में अवनमन, अब क्या कहता है जो सुन लो, हिमांक में अवनमन ये क्या कहता है? ये कहता है ना, यह वह ताप है, यह वह ताप है जहां ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब द्रव्य अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। देखो, अच्छा ये जो दोनों वाष्प दाब था ये किसका था? द्रव का है। ये शुद्ध विलायक है तो द्रव्य है, आई शुद्ध विलायक में थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय भी डाल दिया तो द्रव्य है। तो ये दोनों का वाष्प दाब जो होना चाहिए ना, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था में क्या है कि पहले रियल में जब वो ठोस है तो उसमें से एक को गुण वेपर नहीं निकल रहा है, कि निकल रहा होगा? नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे जैसे उसको हम टेम्परेचर दिए और उसे उसका वेपर कुछ हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यही हो गया ठोस अवस्था। ये कौन अवस्था हो गया? ठोस अवस्था। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोल सकता है? कोई दिक्कत नहीं। बर्फ को देखिए ना, बर्फ को ठंडा रखिए, कुछ नहीं है, वेपर निकलेगा। लेकिन बर्फ को थोड़ा सा गर्म करिएगा तो धीरे धीरे कुछ होगा, वेपर निकलेगा। अब वेपर निकल के ऊपर से अगर कोई प्रेशर आ जाता है, वेपर प्रेशर हो गया। तो कब? जब उसमें टेम्परेचर दे रहे थे तब। ग्राफ तो यही आया। अब यहां पर आओ, करा ना, यह वह ताप है जहां ठोस अवस्था का वाष्प दाब द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। चलो हम यहां पर चेक करके देखते हैं। एक बात आना, तो हम बात करते हैं टेम्परेचर। अगर यहां पर हम निकालते हैं तो देखो बिलियन का वाष्प दाब क्या आया यहां, यही टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का निकालते हैं तब विलायक का वाष्प दाब यहां। तो बताओ तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा आया कि बिलियन का वाष्प दाब ज्यादा आया? विलायक। अरे खाली पानी को गर्म करेंगे तब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि चीनी पानी को गर्म करेंगे तब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पानी का। यह चीज चेक कर लो। हम बोल रहे हैं ना यही टेम्परेचर पर, चलो हम साफ करेंगे फिर। ई टेम्परेचर पर हम निकाल रहे हैं, यही टेम्परेचर पर निकाल रहे हैं, तो ई टेम्परेचर पर निकाल रहे हैं तो यही दोनों ना आया पॉइंट। अब दोनों को इधर खींच के देखो, तो हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो बता ना इसका वेपर प्रेशर ये पॉइंट आया, किसका वेपर प्रेशर आया? ठोस अवस्था का। ठीक है, अब आ गया ना बिलियन का वेपर प्रेशर, देखो ये बिलियन है ना जी, तब बिलियन का वेपर प्रेशर ये आया, जबकि शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर ये आया। तो ज्यादा शुद्ध विलायक का आया कि ज्यादा बिलियन का आया? शुद्ध विलायक का। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। चलो आज तो हमको ये चीज पढ़ने नहीं है, जो पढ़ लिए उसको हमको छोड़ देना है। आज हमको पढ़ना है क्या कि बोले ठोस अवस्था का वाष्प दाब द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। चलो ठोस अवस्था का वाष्प दाब ये है और द्रव अवस्था का वाष्प दाब ये दोनों है, तो दोनों को नीचे खींचिए। तो इसको अगर नीचे खींचते हैं तो ये पॉइंट आता है, समझे ना? तो यहां से नीचे ग्राफ लो, इसको यहां से नीचे लो और यहां से इधर लो। तो इसको कहते हैं किसका वाष्प दाब है? शुद्ध ना, तो इसको बोलेंगे टी नॉट एफ। शुद्ध वाला के फ्रीजिंग पॉइंट को एफ बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को बी बोले थे ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट को एफ। तो टी नॉट एफ। अब यह ना ये शुद्ध है तो इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर पी नॉट ए, शुद्ध वाला को। अब बिलियन को पीछे खींचो, तब बिलियन को पीछे खींच रहे हैं तो ये पॉइंट आया,
कि नहीं आया? तो इसको नीचे अगर मिलाते हैं तो बिलियन का, तब बिलियन को बोला जाता है टीएफ। कुछ कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट में कल आया था टीबी, कल क्या आया था टीबी। अब इसको इधर खींचते हैं तो इसको पीए बोलेंगे, बिलियन का वाष्प दाब हुआ। अब तुम ही बताओ तो बिलियन का वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है? विलायक का। समझ आ रहा ना? अब ये अंतर को कहा जाता है डेल्टा टीएफ, जिसको कहते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, समझे ना? अब नमन। अच्छा, डेल्टा टीएफ बराबर क्या निकाल सकता है? तुम ही बता दो। डेल्टा टीएफ बराबर क्या निकाल सकता है? यहां से लेके यहां तक की दूरी हमको निकालना है, हुआ ये दूरी ना, डेल्टा टीएफ आया, ये दूरी निकालना है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? यहां से लेके यहां घटा, अब यहां से लेके यहां, तब नहीं होगा। अरे यहां से लेके यहां घटा, यहां से लेके यहां, ठीक है ना? तब क्या होगा बताना तो। यहां से लेके यहां तक की दूरी कौन सी है? टी नॉट एफ, टी नॉट एफ माइनस यहां से लेके यहां की दूरी कौन सी है? टी एफ, कौन सी है? टी एफ। तो बताओ डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ आ गया कि नहीं आ गया? अब जो कल पढ़े थे वही चीज आज भी है। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया ना, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि डेल्टा टीएफ जो है वो मोलालता के समानुपाती है। कहने का मतलब है क्या? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मोलालता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। और आपको पढ़े हैं एम बराबर क्या होता है? जो अवाष्पशील विलेय का, अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, कौन सी की संख्या? मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, कौन सी होना चाहिए? केजी में। विलायक का द्रव्यमान कौन सी होना चाहिए? अच्छा, पहले आप नहीं पढ़े थे, हम अवाष्पशील विलेय को बी माने थे, कौन सी माने थे? आप वाष्पशील विलायक को क्या माने थे? ए। तो इसको हम बी मानते हैं और इसको ए मानते हैं, क्या कोई दिक्कत है? तब आओ तो एम बराबर क्या होगा? तब बी बटा एम डब्ल्यू बटा ए बटा 1000। इसको कहने का मतलब क्या है? एम बराबर बी गुना 1000 बटा एम डब्ल्यू गुना ए। क्या होगा कि नहीं होगा? अब इसी का मान हम इसमें नहीं पुट कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सब फास्ट में। आगे ध्यान देना, अभी जो हमको निकल के आया था एम बराबर बी गुना 1000 बटा एम डब्ल्यू गुना ए। फिर से यहां चलो ना, डेल्टा टीएफ समानुपाती जो है ना एम के समानुपाती है। समानुपाती टर्म को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म को हम जोड़ते हैं, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम, जहां के एफ जो है हिमांक अस्थिरांक है। ये कौन सी है? हिमांक अस्थिरांक, जिसका वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। इसका वैल्यू होता है केबी, केफ का। आगे आते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। एम का मान क्या आया? बी गुना 1000, बी गुना 1000 बटा ए गुना एम डब्ल्यू। चलो एक फार्मूला तो ये आया, लेकिन जब हिमांक में अवनमन को हम डालते हैं तो डेल्टा टी बराबर कुछ होता है टी नॉट एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ इंटू बी गुना 1000 बटा ए गुना एम डब्ल्यू। अब कहेगा कि सर इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो वो हम लिख के दिखा देते हैं। अब यहां पर एक चीज हम पहले और क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको गलती से भी बोल दे कि सर यूनिट ऑफ केएफ क्या होता है, माने केएफ का यूनिट क्या होता है, कभी कभी आ जाएगा। ऐसे तो हम यहां पर लिख दिए हैं केल्विन केजी पर मोल, लेकिन आता कैसे है सर? तो आप यहां पर पढ़े हैं डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। अगर एम बराबर 1 लेते हैं तो बताना डेल्टा टीएफ बराबर कुछ हो जाएगा केएफ। होगा कि नहीं होगा? मोलर 1 पर डेल्टा टीएफ बराबर कुछ हो जाएगा केएफ। डेल्टा टीएफ का जो यूनिट होती है वो होता है केल्विन केजी पर मोल। तो बताना केएफ का भी यूनिट कुछ हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। बराबर है कि नहीं है?
अब यहां पर आओ, जहां की बात करते हैं, टी नॉट एफ शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, समझे ना। टी एफ विलयन का हिमांक, किसका है, विलयन का हिमांक। आगे आते हैं, के एफ जो है हिमांक अस्थिरांक, हिमांक अस्थिरांक, जिसका वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, समझे ना। आ गया ना। बी अबाष्पशील विलेय का द्रव्यमान, विलेय का कौची में होना चाहिए, ग्राम में, क्या में होना चाहिए, ग्राम में। नेक्स्ट की बात करते हैं, ए बराबर, ए जो है, ए शुद्ध विलायक का द्रव्यमान, शुद्ध विलायक का द्रव्यमान कौची में होना चाहिए, ग्राम में, कौची में होना चाहिए। एम डब्ल्यू जो है अबाष्पशील विलेय का, अबाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, कौन द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान, समझे। तो बताओ, अगर इतना आप लोग को पता हो जाए, कल का क्लास में जो हम सब पढ़े थे ना, डेल्टा टीबी समानुपाती एम था, और डेल्टा टीबी बराबर आया था विलयन का बॉइलिंग पॉइंट और माइनस शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन फ्रीजिंग में शुद्ध विलायक का हिमांक और माइनस विलयन का हिमांक आ गया, उल्टा आ गया है। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है ना, सुनिएगा, क्वेश्चन है एक केजी विलायक में, एक केजी विलायक में अबाष्पशील, या उसको कह दीजिए एथेनॉल, एथेनॉल की मात्रा ज्ञात करें, एथेनॉल की मात्रा ज्ञात करें। जबकि यहां पर ध्यान देना, एथेनॉल जो दे दिया है वो अबाष्पशील है, बुआ अबाष्पशील विलेय है, ध्यान में रखिएगा। एक केजी विलायक में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है ना। जबकि विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक -2 डिग्री सेल्सियस तथा विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, समझे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा। हमको कहने का मतलब क्या है ना, कि एक कंटेनर है, ई कंटेनर में पहले एथेनॉल को हम गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा ये तो बता रहा है। अब कह रहा है ना कि उसी कंटेनर में अगर इथेनॉल को डाल देते हैं, कितना इथेनॉल को हम डालेंगे कि उसका वेपर हिमांक जो है वो घट के कितना हो जाना चाहिए, -2 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम चलते हैं अब। चलो पहले आप पढ़े हैं डेल्टा टीएफ बराबर, क्या पढ़े हैं, के एफ इंटू एम, ये ना पढ़े हैं। डेल्टा टीएफ बराबर क्या पढ़े, के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टीएफ को बराबर क्या पढ़े, देखो तो, टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ इंटू बी गुना 1000 बटा ए गुना एम डब्ल्यू, हमको यही ना निकालना है। अब आ गया ना टी नॉट एफ, देखो शुद्ध विलायक का, कहा विलायक का हिमांक कितना दे दिया है, 0, अब माइनस विलयन का हिमांक कितना दे दिया है, -2, कितना दे दिया है, -2 बराबर केएफ का मान कितना होता है, 1.86 गुना, बताना बी जो है अबाष्पशील विलेय है, बी कौन है, अबाष्पशील विलेय में कौन है, एथेनॉल। इसकी मात्रा तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, तो बी गुना 1000 बटा, बताना विलायक ए जो है ना वो विलायक का द्रव्यमान है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, 1 केजी, 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 होगा, कितना होगा, 1000 गुना एम डब्ल्यू,
गुना कौन सी हुआ MW। MW क्या है अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो अवाष्पशील विलेय में एथेनॉल है C2H5OH, तो C2H5 का निकालिएगा, कार्बन का 12 दूनी 24 और प्लस का हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जब जोड़ दीजिएगा 24 और 5 29, 29 1 30 और 30 और 16 46, कितना आ गया 46। जब इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो 2 बराबर 1.86 गुना B गुना 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, तब B अब बटा कितना आ गया 46। तो बताइएगा B बराबर कुछ आ गया 2 गुना 46 अब बटा 1.86, इतना ग्राम आ जाएगा। जो हल करके आ गया वही ग्राम आ जाएगा। क्या आसान है कि नहीं है? अभी क्वेश्चन को फिर से समझो। हम कह रहे थे ना कि पहले शुद्ध विलायक का हिमांक जो था ना वो 0 डिग्री सेल्सियस था। कितना डिग्री सेल्सियस था 0 डिग्री सेल्सियस था। तब उसका वेपर प्रेशर क्या था। लेकिन जब उसी वेपर प्रेशर में माने शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय को डालते हैं, अवाष्पशील विलेय को डालते हैं, वही करा कितना अवाष्पशील विलेय को डालिएगा कि उसका हिमांक किसका विलयन का हिमांक। पहले से शुद्ध विलायक था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस था नहीं था, लेकिन अब कह रहा ना कि उसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय को डाल रहे हैं तो कितना उसकी मात्रा को हम डालेंगे कि उसका हिमांक घट के -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब पता लग गया ना कि जो निकल के आएगा इतना अमाउंट अगर हम उसमें डाल देते हैं जाके 1 kg जल में, तब उसका हिमांक घट के कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अब उसी में एक क्वेश्चन इसी को पलट के कहा जाता। पलट को क्या कहता है जो सुन लो। अब इसका वैल्यू निकल के मान लिया B आया, X आया, कुछ भी आया, वैल्यू निकल के क्या आया कुछ भी आया। अब मान लिया कुछ भी X मानते हैं कि X से निकल के आया, तब कहते ना कि X ग्राम अल्कोहल को, अल्कोहल मतलब इथेनॉल, X ग्राम इथेनॉल को 1 kg विलायक में डाला जाता है या घोला जाता है। X ग्राम इथेनॉल को 1 kg विलायक में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक -2 हो जाती है। विलयन का हिमांक कितना हो जाता है -2। विलयन का हिमांक -2। चलो ठीक है, अब कोई कह दे हम बता रहे हैं जो सुनिएगा, तो कह देगा ना कि विलायक का हिमांक ज्ञात करें, तो नहीं निकाल सकते थे। बताइएगा विलयन का हिमांक तो आपको दे दिया -2, आपको ये वाला निकालने का रहा है, इसका मान भी दे दिया, B का मान दे दिया, A का मान दे दिया, निकल जाएगा। अब उसी में कह देता है यार X ग्राम विलेय को 1 kg विलायक में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक ज्ञात करें, जबकि विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन कैसे भी पलट के दे दे। अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं, X ग्राम, देखो डेल्टा T नॉट F माइनस TF बराबर KF इंटू B इंटू 1000 बटा A गुना MW। कर X ग्राम विलेय को, विलेय में कौन की है एथेनॉल को, X ग्राम एथेनॉल को, तो बता ना B के जगह पर क्या रखेंगे X, B के जगह पर क्या रखेंगे X ग्राम एथेनॉल को 1 kg विलायक में, A के जगह पर क्या रखेंगे 1 kg। अब 1 kg को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहां 1000 लेते हैं तो यहां भी 1000 लिखना पड़ेगा, अगर 1 लेते हैं तो 1000 को गायब करना पड़ेगा। समझे ना, हम 1000 काहे लाए थे कि ग्राम में दिया हुआ रहता था उसको केजी में बदलते थे। अब यहां तो केजी में बदल लेते 1000 आवेगा ना, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो यहां पर 1 से यहां पर कितना आया 1। अब करा 1 ग्राम एथेनॉल को 1 kg विलायक में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक ज्ञात करें। विलयन का हिमांक कौन सी है TF, यही ज्ञात करना है। करा जबकि विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना आ गया 0, तो 0 माइनस TF कुछ हो जाएगा माइनस TF होगा ना जी, 0 माइनस TF कुछ हो जाएगा माइनस TF। इथेनॉल का आपको मोलिकुलर वेट निकालना है तो बता ना, ई पट्टी माइनस में आ गया, ऊ पट्टी जाएगा। सुनना हम वो नहीं कर रहे हैं, यहां पर माइनस TF बराबर मान लिया 2 आ गया, माइनस TF बराबर कुछ आ गया 2 आ गया, तो TF बराबर कुछ आ जाएगा -2, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए तो वही क्वेश्चन तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे हूं पलट के कर सकता है, जैसे भी करे आपको सॉल्यूशन कर देना है, बहुत आसान है। अगर बॉइलिंग पॉइंट को ढंग से समझ लिया ना तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन को समझना रहता है। इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में एकदम अनिवार्य रूप से आएगा।
तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और पिछले वाला वीडियो को जरूर देखिए, तब ये आगे समझ में आएगा। चलिए तो